Hello students, this is 11th commerce class and we are doing statistic. We are having two books. Those students are not having introduced in economics class previous month. Then I will tell you that we are having two books in economics. First is statistic for students and then second is microeconomics, and we are doing statistic first, and we have done 3 to 4 chapters in statistic in last month, and now I will study you the second part of this, and which is the numerical statistic, and we have done the theoretical part in the previous classes, and the chapter is the chapter number 8 in your book, and the chapter name is measures of central tendency, which is arithmetic mean, central tendency के methods, and this chapter has been read by you in the class 10th में भी आपने इसको पढ़ा होगा. अर्थमेटिक मीन मोड मीडियन आपने इसमें पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको और ज़्यादा एलैबोरेट करके पढ़ाया जा रहा है. सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम है चैप्टर का जो. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का आखिर मीनिंग क्या है. सेंट्रल टेंडेंसी का मीन है, सेंट्रल मतलब बीच का, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति यानी कि नेचर, जिसके नेचर में क्या है, सेंट्रलिस्टिक है, जिसका नेचर ही क्या है, सेंट्रलिस्टिक है, यानी कि बीच का हिस्सा या बीच का कोई पार्ट लेना या बीच का कोई मान लेना, वैल्यू लेना. सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीनिंग, सेंट्रल टेंडेंसी हैज द मीनिंग एज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की सेंट्रल वैल्यू, इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. हमने बात की थी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ होता है और आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करके आपको उसको अकॉर्डिंगली सेट करना होता है, जैसे भी आपको फेवर में हो आपके, जो भी आप उसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं. नेक्स्ट होती है डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसमें आपको जो डेटा गिवन है, जो आइटम गिवन है, उसके साथ उसका नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि कोई जो एक फीचर है वो कितनी बार आया है उसके बारे में गिवन होता है. नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज जो है उसमें आपको क्लासेस बनाया हुआ होता है, यानी कि ग्रुप ये. और कंटिन्यूअस सीरीज जब बनाई जाते हैं जब आपका जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा हो, डेटा बहुत ज़्यादा हो. तो स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है उसका कोई भी सेंट्रल वैल्यू निकालना, उसे ही हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी. तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि बीच की वैल्यू निकालना, किसी भी चीज़ के बीच की वैल्यू निकालना. जैसे मान लीजिए मैंने क्लास में कोई टेस्ट लिया, क्लास में टेस्ट लेने के लिए मैंने क्या किया कि आपके क्लास टेस्ट लिया, उसमें आपके जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन्ड किए, मैंने अकॉर्डिंगली जो भी आपने मार्क्स गेन किए हैं अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर मैंने उनको लगा दिया, या फिर मैंने उन्हें रोल नंबर वाइज आपको शो कर दिया. तो इन इंडिविजुअल सीरीज में मैं उसे कैसे करूँगी कि मैंने उसमें सीरियल लिखा और आपके मार्क्स आपके लगा दिए. तो सेंट्रल टेंडेंसी का मीन्स क्या होगा कि उसमें बीच के जो मार्क्स हैं, मीन्स बीच के मार्क्स मतलब ना वो बहुत ज़्यादा हो और ना वो बहुत कम हो. मान लीजिए मैंने 10 में से आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका टेस्ट लिया है, अगर उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी देखें उसकी, तो वो आएगी 5 to 6 के बीच में, क्योंकि 5 जो मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स वाला जो पर्सन है वो ना तो डफर्स में आता है और 5 मार्क्स वाला पर्सन इंटेलिजेंट में भी नहीं आता, मीन्स एवरेज. यहाँ पे नाम आया एवरेज का, एवरेज वैल्यू. तो यहाँ मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है आपको कि सेंट्रल वैल्यू का यहाँ पर मतलब ये भी होता है कि वो एवरेज वैल्यू को शो करता है. एवरेज वैल्यू, एवरेज से हम निकाल सकते हैं, एवरेज का आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ
कि सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन, एवरेज वैल्यू तो ये होती है। एवरेज वैल्यू का बेनिफिट क्या होता है कि एवरेज वैल्यू निकालने से आपको उसका जो भी क्लास है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि वो कैसा है, वो क्लास कैसी है, इंटेलिजेंट है, कि एवरेज मार्क्स कैसे आए हैं। एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि आप एवरेज देखने के साथ ही आप क्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी जो क्लास है उसमें हम हाइट का मेजरमेंट लेते हैं। हाइट का मेजरमेंट मैंने लिया तो आपकी क्लास में मान लीजिए जो सारे बच्चे हैं वो 4 to 5 के बीच में, यानी कि 4.5 फुट के आसपास के हैं, तो उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो एवरेज आएगा वो भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, उसी के आसपास आएगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो पूरी क्लास है उसकी क्वालिटी लगभग ऐसी है। और अगर सभी लंबे लंबे होंगे तो ऑब्वियसली एवरेज में भी वही आएगा कि हाँ 5 फुट के आसपास के हैं सब। तो ये होता है एवरेज का, और इसे ही हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की। मेजर्स ऑफ लोकेशन, अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी को अकॉर्डिंग लोकेशन निकालें, लोकेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करें तो हम कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे। मेजर्स ऑफ लोकेशन यानी कि बिल्कुल बीच का, यानी कि जैसे मैंने 9 स्टूडेंट्स को लिया हुआ है तो 4 मैं ऊपर के हटा दूं और 4 मैं नीचे के हटा दूं, तो बीच का जो 1 बचेगा वो होगा सेंट्रल लोकेशन का स्टूडेंट। तो वही मार्क्स जो होंगे वो सेंट्रल लोकेशन को शो करेंगे। रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, ये भी आपको मैंने बताया था कि ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे कि अभी जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे मान लीजिए मैंने हाइट ली या फिर मैंने वेट लिया। वेट मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, यहाँ हम ले लेते हैं एग्जांपल। तो उसमें वेट जो है वो अकॉर्डिंगली है कि 50 kg, 60 kg, 55 kg, 52 kg, 53 kg, 62 kg, 45 kg, 50 kg अगेन 10 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, 53 kg, 54 kg, ये हमने लिया है। तो रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। तो अगर मैं इसका एवरेज अगर मैं निकालती हूँ तो एवरेज में कैसे निकालूंगी, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो वो कितना निकलेगा, ये आ गया आपका 534 और अपॉन में मैंने इसे कर दिया 10, यानी कि यहाँ पर जो आपका एवरेज आया है यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी जो आई है वो आपकी आई है 53.4 kg। यानी कि इससे मैंने पूरे होल ग्रुप का अंदाजा लगा लिया कि ये जो पूरा ग्रुप है उसका जो वेट है वो अप्रॉक्स कितना है। तो इतना वेट अगर है तो उससे देखिए 53। अब मुझे इसमें एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं लगता जिसका वेट इसके आसपास ना हो, बजाय बस इनको छोड़ के दोनों को। तो यानी कि अगर मैं पूरी क्लास का एवरेज देखना चाहूँ या पूरे क्लास के बारे में अगर मैं कोई अपना रिस्पॉन्स देना चाहूँ या फिर मैं उसके बारे में अपनी कोई धारणा बनाना चाहूँ कि हाँ ठीक है वहाँ पर जो वेट है वो इतना है, 55 के आसपास का है सबका, तो बिल्कुल यहाँ पे हम पूरे ग्रुप के बारे में हम बात कर सकते हैं। ना तो सिर्फ हमें इसे देखकर बात करनी चाहिए, ना हमें सिर्फ इसके देख के बात करनी चाहिए। अगर हम इसको देख के बात करेंगे तो हम कहेंगे नहीं सभी का वेट काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम इसको देख के बात करेंगे तो हम कहेंगे नहीं सभी का वेट बहुत कम है। तो इसीलिए यहाँ हम इसको देख के अगर हम बात करते हैं तो हम पूरे रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप के बारे में हम एक अपना जो धारणा है एक कोई भी व्यू उसका बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यही है कि सेंट्रल वैल्यू होती है, एवरेज को शो करती है, और मेजर्स ऑफ लोकेशन, लोकेशन के मेजर्स को भी शो करती है। रिप्रेजेंट द होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ये है पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस। अब हम बात करते हैं कि पर्पस और फंक्शंस क्या है एवरेज के, इस एवरेज को निकालने का हमारा उद्देश्य क्या है, यानी पर्पस क्या है या फिर क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट भाई हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम के हैं,
वो हमें देखना चाहिए। तो फर्स्ट है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है आपको। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मीन्स यहाँ पर है कि अगर मुझे, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज का यूज़ करने से, सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन का यूज़ करने से जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी सीरीज़ के एवरेज को स्टडी कर लेते हैं तो एवरेज को स्टडी करने के बाद आपको उसके होल जो कंटेंट है उसको स्टडी करने की नीड नहीं होती है। आपको उसके बारे में जो एक व्यू चाहिए वो आपको एवरेज को स्टडी करने से ही मिल सकता है। जैसा यहाँ पे हमने देखा था, तो यहाँ पर हमने वेट को जब हमने मेजर किया तो वेट को मेजर करने के बाद हमने यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया वो बिल्कुल ठीक लगाया। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी आपको ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के वेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए बस कि अच्छा ये है, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग उसका जो अंदाज़ा है वो आप लगा सकते हैं। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है और ब्रीफली ही आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है? तुलना करना दो चीज़ों में। अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे मैंने यहाँ पर ये एक सिंगल क्लास ये है और ऐसा ही डाटा किसी अदर क्लास का है, मान लीजिए ये 11th A हो गया और ये 11th B हो गया। तो अगर मुझे इसका जैसे 43, 64, 57, 55, 52, 50, 52, 53, 54, 50 अगर मुझे ये दे दिया जाए डेटा, तो क्या मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकती हूँ कि किसमें स्लाइटली मोर देन फैट स्टूडेंट्स हैं, किसमें स्लाइटली मोर देन हैविंग वेट स्टूडेंट्स हैं? नहीं कर सकती। कैसे करेंगे? इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकाल कर ही हम दोनों क्लासेस का क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम एक एक का नहीं कर सकते। भाई अगर यहाँ पर देखें तो इसका तो 50 है और यहाँ पर इसका 43 है, तो इसमें कम है, हो सकता है इसका ज़्यादा आ जाए या इसका कम आ जाए। तो ये डिफरेंस होता है। अगर एवरेज से आप निकालेंगे तो आपका जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज की। एवरेज का जो एक काम है, एवरेज इसलिए भी निकाला जाता है कि आप फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज कर सकें। यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी का जो पता है वो हमें कैसे चलेगा? सबसे पहले किसी भी कंट्री में उसका इनकम के लेवल को देखने के लिए आपने कैसे निकाल लिया उसका जो इनकम ऑफ लेवल है, वो आप लेवल ऑफ इनकम है वो आपने निकाला कि सभी का जो पर कैपिटा इनकम है वो आपने निकाला, यानी एवरेज इनकम आपने निकाल लिया। और मान लीजिए वो जो एवरेज इनकम है वो बहुत ही कम है, वो जो एवरेज इनकम है वो बहुत कम आई है। तो उस एवरेज इनकम के कम आने से गवर्नमेंट जो है वो क्या सोचेगी? एवरेज इनकम के कम आने का मतलब है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं, कुछ पॉलिसीज को फॉर्मेशन किया जाए, कुछ पॉलिसीज को बनाया जाए जिससे कि उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। जिससे नई नई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं, नए नए लोगों को कुछ भी जैसे ट्राइसेम चलाया गया है, बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि अब इनके लिए चला दिए गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खोले जाएं जिससे लोग अपना बिजनेस भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? एवरेज पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे कि किसी भी कोई भी क्लास है, अगर हम उनके एवरेज मार्क्स देखते हैं, मान लीजिए कोई भी एक क्लास है, हम 11th की ही बात करते हैं, उसमें 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में से हमने देखा कि 11th A जो है उसके एवरेज मार्क्स आते हैं 7, 11th B जो है उसके एवरेज मार्क्स आते हैं 8, लेकिन C जो है उसके आते हैं 4, D है उसके आते हैं 5। तो अगर हम देखें तो 11th C जो है, हमने एवरेज जब देखा, एवरेज अगर हमने देखा तो 11th C जो है उसने मार्क्स गेन कर रखे हैं 4। ये मैं एवरेज मार्क्स की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? सेंट्रल टेंडेंसी की मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स जब कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल को नीड है या टीचर्स को नीड है कि उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दें, या फिर उनके लिए कुछ टेस्ट रखे जाएं, या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाएं। तो ये पॉलिसीज़ का जो फॉर्मेशन है
कि किस वजह से होगा, एवरेज की वजह से। अगर हम इंडिविजुअली सबके मार्क्स को देखें, इंडिविजुअली सभी के मार्क्स को देखा जाए तो हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि किस में इम्प्रूवमेंट की नीड है और किस में इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजफुल फॉर एनालिसिस। बिल्कुल सेम ही है पॉलिसीज। एनालिसिस का मतलब क्या है कि उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में हम अपनी राय बना सकते हैं कि वो जो चीज़ है वो क्या है। जैसे कि 11th के जो सेक्शंस हैं वो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो ये हमने एनालिसिस ही तो किया है। पहले हमने सभी के मार्क्स देखे, ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने जोड़े, सभी के मार्क्स को ऐड करने के बाद जो एवरेज है वो ये निकल के आया, और ये जो एवरेज जब निकल के आया तो वो एनालिसिस ही हुआ। यानी पूरा का पूरा विश्लेषण करने के लिए भी, किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए, एनालिसिस एक कंपैरिजन की तरह ही है, उसको कंपैरिजन करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, एवरेज का यूज़ किया है। बिल्कुल वन वैल्यू फॉर ऑल। यहाँ पर जो एवरेज है उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे अगर मैं एवरेज ना देख करके सभी का देखूँ, तो अगर मैं सभी के मार्क्स यहाँ पर देखूंगी तो सबके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम है, किसी के बहुत ज़्यादा है, या सबकी हाइट किसी की बहुत कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी का वेट बहुत कम है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ तो क्या होगा कि यूजफुल जो वन वैल्यू है, यानी लेकिन मैं अगर एवरेज देखती हूँ तो एवरेज मार्क्स जो हैं या एवरेज हाइट या वेट जो भी है वो सभी की कैसी है, सेम है। वन वैल्यू फॉर ऑल। एवरेज में अगर कोई देखेगा तो वो सभी के लिए 5 मार्क्स ही हैं, सभी के लिए यही हाइट है। किसी के लिए यहाँ पर कोई 44 नहीं देखेगा, कोई 45 नहीं देखेगा, कोई 62 नहीं देखेगा, सबके लिए सेम ही वैल्यू होगी। तो ये है हमारा पर्पस और फंक्शंस की एवरेज का क्या उद्देश्य होता है, जिससे कि किसी में भी डिफरेंस ना आए और उसके बारे में कोई भी डिफरेंट चीज़ें नहीं देखें, एक ही वैल्यू सभी के लिए हो, और उसी वैल्यू का यूज़ जो है वो एनालिसिस के भी लिए किया जाए और उसी वैल्यू का यूज़ जो है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए भी किया जाए। तो ये है हमारा पर्पस एंड फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसेंशियल फॉर गुड एवरेज, कि गुड एवरेज यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी हो, या सेंट्रल टेंडेंसी को प्रॉपरली निकालने के लिए, प्रॉपरली फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके की चीज़ें यूज़ हमें करनी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए, या फिर इनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें यूज़ होनी चाहिए या जो इनमें होना चाहिए। फर्स्ट है क्लियर एंड स्टेबल। फर्स्ट इज क्लियर एंड स्टेबल। यहाँ पर इसेंशियल फॉर गुड एवरेज, गुड एवरेज के लिए चीज़ें हैं। फर्स्ट की क्लियर और स्टेबल होना चाहिए। जो एवरेज है वो बिल्कुल क्लियर निकल के आना चाहिए, जिसमें छोटे से छोटे जो भी डेटा है उसको भी आपको, छोटा से छोटा जो पॉइंट है उसको भी इंक्लूड करना है, प्लस जो ज़्यादा से ज़्यादा है उसको भी आपको इंक्लूड करना है। और स्टेबल होना चाहिए। एवरेज जो है वो ये नहीं कि कभी ज़्यादा हो गया या कभी कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा या कम हो रहा है तो आपका जो डेटा आपने लिया है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की, कि ये जो एवरेज होता है ये बहुत सारी पॉलिसीज़ में एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। एवरेज जो होता है ये बहुत सारी पॉलिसीज़ में एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। जो भी आप पॉलिसीज़ बनाएंगे तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम कौन करेगा, एवरेज ही करेगा। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, इसके डेटा जो हैं उनमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेस इफेक्ट ऑफ चेंज इन सैंपल, अगर हम सैंपल में चेंज देखें तो वो बहुत ही लेस इफेक्ट डालेगा। यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी एग्जांपल बताया था कि 53.4 जो है, अगर ये जो सैंपल अगर हम देखें यहाँ पर ये एवरेज को शो कर रहा है, ये जब एवरेज को शो करता है तो ये बहुत कम इफेक्ट डालता है। अगर हम देखें जैसे 50 है, ये भी इसके आसपास है, बहुत ही कम डेटा पे इफेक्ट डालेगा। 60 है, ये इसके थोड़ा सा दूर चला जाता है। 55 भी, 52 भी, 53, 54, 55, 45 और 62 से थोड़ा दूर है, अदरवाइज सभी के बिल्कुल नज़दीक है ये। एंड जैसे यहाँ पर हमने देखा था इसका क्लास के अगर हम मार्क्स देखें तो लेस इफेक्ट ही डालेगा। जैसे क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं
मार्क्स आए हैं सभी के 10 में से, मान लीजिए एक के आए हैं 6, फिर आए 7, फिर आए 5, फिर 8 आए, फिर 9 आए, एक के 10 आए, यहाँ पर 7 आ गया, फिर 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो अगर मैं इसका प्लस करूंगी तो वो जो एवरेज होगा वो इनमें बहुत ही कम इफेक्ट डालेगा, या किसी 1 या 2% के साथ इफेक्ट डालेगा। देखते हैं 7, 6, 13, 7, 20, 25, 33, 33 प्लस 9, 42, 52, 52 प्लस 7, 59, 59 प्लस 9, 68, देन 78, यानी कि 78, 7.8 आ गया इसका एवरेज। तो 7.8 जो इसका एवरेज आया उसमें हम देख लीजिए 5 भी उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि 78% 100% से ज़्यादा दूर नहीं है, तो सभी इसके आसपास हैं। तो लेस इफेक्ट होता है सैंपल में अगर हम चेंजेस करें तो भी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एवरेजेस। टाइप्स ऑफ एवरेजेस की हम बात करते हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ एवरेजेस में मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस जो है, मैथमेटिकल एवरेजेस का मीन्स होता है कि जो भी एवरेजेस आप मैथमेटिक्स के थ्रू निकाल रहे हैं, मैथमेटिक यानी आप फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। और पोजिशनल एवरेज जिसको आप पोजीशन के थ्रू निकाल रहे हैं, मैथमेटिकल में आपको फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज उसमें भी लगेंगे, लेकिन वहाँ पर आप पोजीशन वैल्यू देखेंगे उसकी, यानी कि जो मिड में आ रहा है, ठीक है, वो एवरेजेस आएंगे। या फिर अगर आप क्वार्टर्स का निकाल रहे हैं तो जो 1/4 पोजीशन पे आ रहा है, अगर आप 75% वाला निकाल रहे हैं 3/4 का, तो जो 3/4 पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो निकालेंगे वो पोजीशनल एवरेजेस होंगे, जो पोजीशन के बेस पर आप फाइंड आउट करेंगे। और मैथमेटिकल एवरेजेस जो होंगे वो आप कैलकुलेशन के थ्रू आपको फाइंड आउट करने होंगे। जैसे फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, यहाँ पर है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिकल एवरेजेस में फर्स्ट होता है अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, 9th 10th में। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, ये आपका एक्स्ट्रा है। एंड नेक्स्ट वन इज हार्मोनिक मीन। तो ये तीनों आपको मैथमेटिकल एवरेजेस में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और पोजीशनल एवरेज जिसमें आप पढ़ेंगे मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। ये तीनों ही, मीडियन जो कि 50% पे आता है बिल्कुल बीच में, यानी कि बिल्कुल बीच में, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग है। पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू में आपको Q1 Q2 जो कि M ही है यानी मीडियन ही है, Q3 एंड Q4 ये निकालना होगा। Q1 जो 1/4 पे होगा और Q3 जो कि किस पर होगा, 3/4 पार्ट पे होगा। तो इसमें होगा आपका Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ये भी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही डिराइव होते हैं। मोड जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी ऐसे डिराइव होगा। तो इनको हम कल पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये दिख नहीं रहा है तो अगर शॉर्ट नोट्स कोई बनाना चाहे तो।